जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ। यानी कि जो पहले मूल अधिकार अपन पढ़ चुके थे उसका कुछ टॉपिक यानी अधूरा रह गया था, उस वजह से आज उसको पूर्ण करने के लिए आज आपके सामने वापस पेश हुआ हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार से आपने जो पहले वीडियो देखे थे तो वो आपको बारीकी से अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। कहीं ना कहीं उनको एम लक्ष्मीकांत ऑथेंटिक बुकों से एम लक्ष्मीकांत, डॉक्टर विकास सिंह, इसके अलावा तमाम जेसी जाखड़ जैसे महान विद्वान जो लोग थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से ही यहाँ पर जो मैटर उपलब्ध आपको करवाया जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रहे, बारीकी से, सावधानीपूर्वक और आराम से व्यवस्थित तरीके से समझ करके अपने को आगे अपना कारवा बढ़ाते जाना है। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मूल अधिकार अपन ने 3 पूरे कर चुके थे, एक सामान्य परिच्छेद पूरे कर ही चुके थे। इसके बाद में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार पूरे हो चुके थे। जी हाँ, अब मैं आ रहा हूँ चौथे मूल अधिकार में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है शिक्षा और संस्कृति का। इसके बाद में जो लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जी हाँ, मैं अब चौथा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर चौथे का नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसा कि दोस्तों मैंने एक बार पहले भी आपको डिवाइडेशन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को डिवाइडेशन करके बताया था कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद, तो आपको ध्यान होगा 25, 26, 27 और 28। यहां पर मैं लिख रहा हूं 25 से लगा करके 28 तक इस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिल रहा है। अब देखना, आगे बढ़ा रहे हैं एक एक। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अनुच्छेद यहाँ पर क्रमशः एक बार लिख दो आप। इसके बाद में बारीकी से अपन समझेंगे किस अनुच्छेद में क्या वर्णन है। यहाँ पर 25 से लगा करके 28 तक मैं वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 25, 26, 27 और 28। 25, 26, 27 और 28। इस तरीके से दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि 25 में ये लिखा हुआ है कि धर्म का अंतःकरण, धर्म को मानना और धर्म का प्रचार करना। 3 बातें लिखी हुई, बहुत बारीकी से आप ध्यान लगा करके, पूरा माइंड लगा करके सोचना समझना। 3 शब्द लिखे हुए, धर्म का अंतःकरण, धर्म को मानना और धर्म का प्रचार करना। धर्म का अंतःकरण, मानना और प्रचार, ये 3 शब्द लिखे। इसके बाद में अब आगे बढ़ रहे हैं 26 में सिर्फ 2 बातें लिखी हुई है, धर्म का प्रबंधन करना और धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। 26 में ये लिखा हुआ है, धर्म का प्रबंधन और शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। धर्म का प्रबंधन प्लस यहां पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। जी हाँ, 26 हो चुका है। 26 के बाद में 27वां एक शब्द पे ही खाली फोकस करना अपने को, नो टैक्स। क्या? नो टैक्स यानी नो कर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। धर्म से संबंधित, धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहां पर लिख रहा हूं मैं नो टैक्स, ये 27वां है। या फिर ऑब्लिक में लिख रहा हूं कि नो कर। टैक्स का मतलब होता है नो कर। फिर ऑब्लिक में लिख रहा हूं यहां पर मैं आगे, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए। जैसा कि दोस्तों 27 हो चुका है, नो टैक्स, किसी भी प्रकार से कर नहीं। 28 में ये लिखा गया है कि किसी भी गवर्नमेंट यानी राजकीय शिक्षण संस्थानों में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती, बिल्कुल कभी नहीं। यहां पर लिख रहा हूं GOVT या राजकीय शिक्षण संस्था में डैश करके लिख रहा हूं, नो धार्मिक शिक्षा, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं 25, 26, 27 और 28 ये 4 अनुच्छेद है धर्म से संबंधित। कितने अनुच्छेद है? 4, केवल 4 और 4 ही अनुच्छेद है, इसके बाद में कोई भी अनुच्छेद धर्म से संबंधित। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया है, चौथा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के उल्लेख करता है 25 से लगा करके 28 तक। अब ध्यान से देखना, एक एक अनुच्छेद के बारे में थोड़ा बारीकी से मैं वर्णन कर रहा हूँ। 25वां अनुच्छेद ये कह रहा है कि धर्म का अंतःकरण, मानना और प्रचार करना। कि धर्म का अंतःकरण, धर्म को मानना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे जैसे कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, वो हिंदू धर्म को भी मान सकता है, मुस्लिम धर्म को भी मान सकता है, सिख को मान सकता है, ईसाई को मान सकता है। पूरी तरह से किसी भी धर्म को मानना और उस धर्म से संबंधित किसी भी जगह पर, किसी भी कहीं पर भी जाकर के उस धर्म का प्रचार करना, पूरी तरह से स्वतंत्र वो है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकता है, वो अपना सकता है। तो इस तरीके से 3 चीजें लिखी हुई है आर्टिकल 25 में। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से 26 में लिखा गया है कि धर्म का प्रबंधन और धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने से संबंधित 2 बातों का उल्लेख यहाँ पर 26 में मिलता है, प्रबंधन और शिक्षण संस्थान। इसके बाद में अपन आगे बढ़ा रहे हैं 27 में ये लिखा गया है कि जैसा अपने भारत देश में, जैसा कि अपने भारत देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर है, जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी में वहां पर करोड़ों रुपए यानी कि एक दिन में, 15 दिन में, महीने भर में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से चाहे मंदिर, मस्जिद बना, यानी जो रहते हैं उनमें वहां पर जो लोग चंदा देते हैं, क्या देते हैं? चंदा, अर्थात चंदा देते हैं, तो उन पैसों पर कभी भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। उन पैसों पर कभी भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से अपने गांव में मान लो कि एक मंदिर बनाना है, तो गांव वालों ने 10 करोड़ रुपए दे दिए, तो वहां पर उन पैसों पे टैक्स कभी भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये 27वां खत्म होता है। अब आता है 28वां ये कह रहा है कि 28वां ये कह रहा है कि आपको समझना होगा, यहाँ पर देखो ये शब्द लिखे हुए, शब्द ही इंपॉर्टेंट है। आप शब्दों को ही नहीं समझ रहे हो तो फिर आगे कैसे काम होगा। इस प्रकार से 28 में लिखा गया है कि किसी भी राजकीय शिक्षण संस्था में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मैंने यहाँ पर बोला है कि किसी भी राजकीय यानी किसी भी गवर्नमेंट शिक्षण संस्था में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती, कभी नहीं। अगर ऐसा हुआ, किसी भी शिक्षण संस्था में अगर धर्म से संबंधित शिक्षा अगर दी गई तो बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कहीं न कहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए राजकीय शिक्षण संस्था में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ 25, 26, 27, 28 इस तरीके से आपको क्रम टू क्रम, स्टेप बाय स्टेप ध्यान में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब चौथा हो गया पूरा, चौथे के बाद में 5वां अब आएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। जो 5वां आएगा उसका नाम है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 5वां कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब देखना, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में अपन ने देखे थे सिर्फ 2 ही अनुच्छेद आ रहे थे, 29 और 30। कौन सा वाला? 29 और 30। यहां पर 29 और 30 ये 2 ही अनुच्छेद आएंगे। अब इन 2 अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखना ध्यान से, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। लेकिन एक बात मैं आपको विशेष रूप से यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमेशा और हमेशा केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी वर्गों के लिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर बार बार अल्पसंख्यक वर्ग का नाम आएगा। किसका? अल्पसंख्यक वर्ग का। इसलिए ध्यान रहे, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। तो आर्टिकल 29 में ये लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए भाषा और लिपि का संरक्षण प्रदान करना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए भाषा और लिपि का संरक्षण प्रदान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक वर्गों
के लिए, कोष्टक में यहां पर लिख रहा हूं, आगे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा प्लस लिपि का संरक्षण। यहां पर 29 में यह बात की गई है अल्पसंख्यकों के लिए भाषा और लिपि दो ही चीज इंपॉर्टेंट। इसके बाद में 30 आर्टिकल 30 में भी वही लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ध्यान रखना 29 ये कह रहा है भाषा और लिपि का संरक्षण। इसी प्रकार से 30 ये कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। मेन फोकस इस पे है, ध्यान रहे। तो मैं समझ गया हूं कि लगभग जो मूल अधिकार, पांचवा मूल अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसमें दो अनुच्छेद आ रहे हैं 29 और 30। 29 ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक, देखना 29 और 30 दोनों क्या कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कह रहे हैं। तो 29 ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषा और लिपि का संरक्षण प्रदान करना, भाषा और लिपि को संरक्षण प्रदान करना। इसी तरीके से 30 ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। लेकिन ध्यान रहे इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग ही करेगा। कौन करेगा? अल्पसंख्यक वर्ग। इस तरीके से दोस्तों 29 और 30 खत्म होते हैं। इसके बाद में लास्ट जो मूल अधिकार है अपना संवैधानिक मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार अब आगे आ रहा है। लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है लगभग संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। अपन ने यह भी देखा है कि संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 1 को ही दर्शाता है। आर्टिकल 32 किसको दर्शाता है? आर्टिकल 32 ये केवल एक ही अनुच्छेद आता है, ध्यान रहे लास्ट में केवल एक ही अनुच्छेद आ रहा है। 30 तक पढ़ लिया था। इसके बाद में 31 जो छूट गया है उसमें मैं आपको बता दूं 31 में ये लिखा गया था संपत्ति का जो अधिकार था, जो 7वां मूल अधिकार था ना, जो हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये जो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो यहाँ से उसको हटा दिया गया, इसलिए अपन नहीं पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इसी आर्टिकल 32 को, इसी आर्टिकल 32 को दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको ये बोला है कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। क्या बोला है? संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला। तो ध्यान रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बोला है कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। क्या बोला? संविधान की आत्मा। ये इस तरीके से। अब देखना आर्टिकल 32 जो छठा जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो क्यों लाया गया? इसको एक लाने की विशेष यानी इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि जब भी इंसानों के लिए, मानवों के लिए ये मूल अधिकार बनाए गए हैं, तो जब भी इस मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उस दशा में क्या किया जाएगा? कहां पर जाएंगे हम? तो उसके लिए ये अनुच्छेद यानी कि लाया गया है और मूल अधिकार लाया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा या उल्लंघन होगा, उस समय हम उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। इस प्रकार से किस किस अनुच्छेद के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 ही अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल है 226। इस आर्टिकल 32 के तहत जब भी मूल अधिकारों का अगर हनन होगा या उल्लंघन होगा तो उस समय हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तीनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, एससी ऑब्लिक सर्वोच्च ऑब्लिक उच्चतम न्यायालय। समझ गए ना? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इधर आगे देखो 226, ध्यान रहे यहाँ पर अंतर करना काफी कठिन हो जाता है क्योंकि ये मालूम नहीं पड़ता। कभी कभार 226 को देख करके अपन लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट, इट इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या होता है 226 जो बड़ा है, सॉरी जो छोटा है वहां पर बड़ी जगह जाएंगे। जिस छोटा आर्टिकल है वहां छोटे आर्टिकल के लिए बड़ी जगह जाएंगे और जो बड़ा आर्टिकल है उसके लिए छोटी जगह जाएंगे। छोटी जगह का मतलब बड़े आर्टिकल के लिए हाई कोर्ट। यहाँ पर 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं अर्थात उच्च न्यायालय ले जा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों तो जब भी संविधान में इन मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 और 226 के तहत उच्च न्यायालय राजस्थान का जो उच्च न्यायालय जैसा कि जोधपुर में है वहां पर हम जाकर के रिट दायर कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जब लास्ट ऑफ वीडियो लगभग खत्म होता है, इसके बाद में हल्का सा 2-5 लाइनों का मैटर खाली लास्ट बाकी में रहा है। अब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। ध्यान रहे आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। अब एक प्रश्न फिर आता है कि रिटें कितने प्रकार की और रिटों की संकल्पना कहां से ली गई? तो रिटें हैं 5 प्रकार की और ये ली गई है ब्रिटेन से। कहां ली गई? ब्रिटेन से। अब देखना कौन कौन सी 5 प्रकार की रिटें, 5 प्रकार की रिटें हैं और ये कहां से ली गई? तो ब्रिटेन से। ध्यान रहे कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अब देखना 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी, उनका अर्थ क्या है, यही इंपॉर्टेंट विशेष करके। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद में दूसरा है परमादेश, तीसरा है यहां पर तीसरा आएगा उत्प्रेषण, ना उत्प्रेषण नहीं आएगा, प्रतिषेध आएगा। क्या आएगा? प्रतिषेध। प्रतिषेध के बाद में चौथा आएगा उत्प्रेषण। लास्ट में जो 5वीं रिट आएगी वो आएगी अधिकार प्रच्छा। अब देखना यहां पर 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है जो ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई? ब्रिटेन से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बना रखा है उसको प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है पेश करो। क्या होता है? पेश करना। इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है पेश करना या फिर पेश करो, ये आदेश दे दे। परमादेश, देखना यहाँ पर परमादेश क्या निकल रहा? आदेश। क्या निकल रहा? आदेश। तो हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ये होता है हम आदेश देते हैं। आदेश निकल रहा, प्रत्यक्षीकरण पेश करो, प्रतिषेध शेद यहाँ पर आ रहा, देखना प्रतिषेध का शेद आ रहा यानी निषेध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप कि निषेध या फिर रोकना। क्या होता है? रोकना। इसी प्रकार से उत्प्रेषण, आपको मालूम होगा हिंदी में अधिकतम प्रेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेषण का मतलब होता है भेजना। प्रेषण का मतलब क्या होता है? भेजना। इसी प्रकार से अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है पूछना। प्रच्छा का मतलब होता है
पूछना। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की रिटन से लिखी है। प्रत्यक्षीकरण, पेश करो, परमादेश, आदेश, प्रतिषेध, रोकना, उत्प्रेषण, भेजना, प्रच्छा, पूछना, ये होती है 5 प्रकार की रिटें। खत्म। अब मैं लास्ट जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ और वो लगभग खत्म हो जाएगा। 3 पॉइंट ही, 3 ही खाली बिंदु है, इसके बाद में समाप्त हो जाएंगे मूल अधिकार। और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि मूल अधिकार बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे आपको कि मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, मूल अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है, मूल अधिकारों का संरक्षण अर्थात रक्षक कौन है। ये 3 प्रकार की चीजें पूरी की पूरी माइंड में सेट करके रखो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना कि मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, मूल अधिकारों का, इसके बाद में आएगा संरक्षण ऑब्लिक रक्षा कौन करेगा। तीनों चीजें ध्यान रहे, ये तीनों चीजें मूल अधिकारों की ही बात की गई है। किसकी बात की गई है? मूल अधिकारों से ही रिलेटेड बात। मूल अधिकारों में जब भी यानी कि कभी भी कोई भी समस्या वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उस समय संशोधन कौन करेगा? संशोधन करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, जो संसद कौन करेगी? संसद। ध्यान रहे, संसद में कितने अंग है? संसद में 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और एक कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जब मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है तो निलंबन का अधिकार किसको है? तो संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। तो निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ध्यान रहे, निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किस आर्टिकल को निलंबित करेगा? आर्टिकल 19 ही केवल निलंबित होता है, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल केवल 19 ही निलंबित होता है, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। इसके बावजूद यानी आर्टिकल 19 क्यों निलंबित होता है, किस समय निलंबित होगा? केवल और केवल एक ही स्थिति में, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी देश में अगर राष्ट्रीय आपात अगर लग गया तो उस समय समझना आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। केवल निलंबित आर्टिकल 19 होगा, समझ रहे हो ना? इसके बाद में संरक्षक अर्थात रक्षक कि मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है, रक्षा करने वाला कौन है? यहाँ पर है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम अर्थात सर्वोच्च अर्थात SC सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो? इस तरीके से दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि जी हाँ, आप लगभग मूल अधिकार समझ गए होंगे। और जैसे ये टॉपिक पढ़ा इसके बाद में आप क्वेश्चनों को अधिक से अधिक हल करो। जैसे ही आप क्वेश्चनों को हल करोगे तभी जाकर के आपको मालूम पड़ेगा हाँ कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ या नहीं। इस प्रकार से दोस्तों जब भी आप पढ़ो तो थोड़ा माइंड को क्या है क्रिएट करके यानी एकाग्रचित करके, कैसे करके? एकाग्रचित माइंड अपना एक ही जगह स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं इधर भाग रहे खाली पुस्तक लेकिन यानी अपन पकड़ के केवल बैठे हैं, केवल बैठने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रहे, ईमानदारी से पढ़ो। अपने जब भी जो भी कोई बंधु यानी तैयारी कर रहा है अपना भाई या बहन, तो अपने माँ बाप को कभी भी धोखा मत देना, क्योंकि जिन लोगों ने अपने लिए क्लास पहली से लगा करके बीएड करवाए, बीएड के बाद में भी अभी तक पैसा दे रहे वो जिंदगी भर आपसे यानी ये उम्मीद करके नहीं मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा और या मेरा बेटा या बेटी नौकरी लग जाएंगे तो मुझको पैसा देंगे, उस दृष्टि से वो कभी भी आपको नहीं पढ़ा रहे। उनका केवल ये मानना है कम से कम आप सुखी रहो, और वो कभी भी आप अगर नौकरी भी लग जाओगे ना, पहली बात मैं आपको बता दूं, वो 1 रुपया तक आपसे नहीं मांगेंगे। इसलिए दोस्तों खुद के लिए नहीं पढ़ सको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम यानी अपने माता पिता अपने आसपास जो वातावरण है परिवार की स्थिति को देख करके एक बार पूरी तरह से लग्न से ईमानदारी से और इस तरीके से आगे तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बहुत जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक अपना मूल अधिकार के बाद में रहेगा नीति निर्देशक तत्व के बाद में रहेगा मूल कर्तव्य। इसी तरीके से क्रमशः आगे चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से जो वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, एक ही उद्देश्य है केवल आपसे कि आप अधिक से अधिक चीज़ें ग्रहण करो ताकि आगे बढ़ते जाओ, कुछ अच्छी एक उच्च पोस्टों पे जाओ, अच्छे एक कामयाब और मुकाम पे पहुंचो। ऐसी हमारी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत।